अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान मूवमेंट ही है, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नंबर 24 है। तो अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आप वो चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, CR फार्मूला 1944 और इसी फार्मूला के ऊपर जो जिन्ना और गांधी के दरमियान बातचीत हुई थी वो भी स्टडी करेंगे, जिन्ना गांधी टॉक्स 1944। तो जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में दिखाया जा चुका है कि क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था और अप्रैल 1942 के अंदर सर क्रिप्स वापस चले गए थे। दूसरी तरफ दूसरी जंग अजीम में जापान और बरतानिया एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। हिंदुस्तान पर जापान के हमले का अंदेशा लगा रहता था कि चूंकि हिंदुस्तान ताजे बरतानिया का हिस्सा है तो जापान हिंदुस्तान पर हमला कर सकता है, इसमें बहुत सारे मासूम हिंदुस्तानी भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की मईशत यानी इकोनॉमिक्स भी तबाह हो रही थी और माशी तौर पर बहुत बुरे हालात थे। हर चीज के दाम यानी कीमत बहुत ज्यादा थी, टैक्स बहुत हो चुके थे, बहुत ज्यादा उनमें इजाफा हो चुका था क्योंकि ताजे बरतानिया को जंग में पैसे की जरूरत थी। अब जंग मुफ्त में तो होती नहीं है और ये सबसे महंगा काम है। तो अब हिंदुस्तान की भलाई इसी में थी कि ताजे बरतानिया को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया तहरीक यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज कर दिया। दूसरी जंग अजीम 1 सितंबर 1939 यानी कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक जारी रही थी। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इमेजेस के अंदर दूसरी जंग अजीम के कुछ मनाजिर दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर उसका जो टाइम स्पैन था यानी कि जो टाइम पीरियड था वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए जा रहे हैं और ये वाली आपको इंडियन सोल्जर्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं जो कि दूसरी जंग अजीम में पार्टिसिपेट कर रहे थे और दूसरी तरफ आपको मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ से ये नक्शे में दिखाऊं कि ये जापान है और ये दूसरी जंग अजीम में बरतानिया के खिलाफ लड़ रहा था और ये जो बरतानिया की कॉलोनीज थी वो उनके ऊपर यके बाद देगरे हमले करता जा रहा था और यहाँ से होता हुआ वो हांगकांग फतह करता हुआ, फिर वियतनाम से होता हुआ, फिर थाईलैंड से होता हुआ म्यांमार तक का सारा इलाका फतह कर चुका था। और म्यांमार बर्मा जो कि पहले हिंदुस्तान का हिस्सा होता था तो 1935 के एक्ट से पहले उसको हिंदुस्तान से अलहदा कर दिया गया था, उसको एक अलहदा कॉलोनी बना लिया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही रह चुके। नहीं तो ये म्यांमार से लेकर ये पाकिस्तान तक सारा इलाका सब कॉन्टिनेंट होता था जिसमें भूटान, नेपाल और बांग्लादेश भी शामिल हैं। तो जापान यहाँ म्यांमार तक आ चुका था। आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं कि ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, ये इंडिया है और अगर आप इस दूसरे नक्शे में आए तो ये आपके पास थाईलैंड है और ये आपके पास म्यांमार है। तो यहाँ तक जापान आ चुका था और खदशा लगा रहता था कि अभी नहीं तो किसी भी वक्त जो जापान है वो हिंदुस्तान पर हमला कर देगा। तो 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी का इजलास बंबई में होता है। मनमोहन दास करमचंद गांधी क्विट इंडिया तहरीक यानी मूवमेंट का ऐलान करते हैं। तो अगले ही रोज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहम ओहदेदार यानी कि हाई क्लास लीडर समेत सियासी कारकुन यानी कि पॉलिटिकल वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 1942 साल के दरमियानी हिस्से में यह खतरा हर वक्त लगा रहता था कि
अब नहीं तो किसी भी लम्हे जापान इंडिया पर हमला कर देगा। चूंकि यहाँ पर ताजे बरतानिया की हुकूमत है तो बरतानिया बहादुर की वजह से हम हिंदुस्तानी जंग की आग में आ जाएंगे और मासूम हिंदुस्तानी लोग अपनों को अपने सामने मरता हुआ देखेंगे। ताजे बरतानिया ने सर क्रिप्स को हिंदुस्तान से भेज दिया था। और इधर देखा जाए तो ताजे बरतानिया ने सर क्रिप्स को भेजा था ताकि वो मामला हल कर सकें, मगर वो नाकाम वापस लौटे थे। इसकी वजह ये थी कि कांग्रेस डोमिनेंट स्टेटस नहीं बल्कि एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहती थी, और मुस्लिम लीग इसलिए नाराज थी कि सर क्रिप्स के पेश करदा मसवदे में पाकिस्तान का लफ्ज नहीं था, और उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन से ये डिसाइड कर रखा था कि पाकिस्तान के अलावा और सेपरेट कंट्री के अलावा हम किसी बात पर आमादा नहीं होंगे। तो इन दो बड़ी जमातों की नाराजगी सर क्रिप्स को देखने में मिली। खैर ये सब कुछ हम जो अहम बातें हैं वो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो गांधी जी ने तमाम मामलात के चलते क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज कर दिया था। 29 अप्रैल से 1 मई यानी कि 29 अप्रैल से 1 मई तक इलाहाबाद में कांग्रेस इस पर काम करती रही और आखिरकार तैयारियां मुकम्मल कर लीं। उन्होंने नॉन वायलेंट रहने का अज़म किया, जबकि तहरीकें अक्सर तो क्या ज़्यादातर पुरतशद्दुद हो जाती हैं, वायलेंट हो जाती हैं। गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, यानी कि करो या मर जाओ। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक नॉन वायलेंट नारा नहीं था। इसके चलते नज़र आगे वायलेंट यानी कि वायलेंस तशद्दुद हो सकता था। फिर अगर हम आगे बातचीत करें तो तैयारियां जोरों शोर पर थीं और 7 से 8 अगस्त तक भारत छोड़ दो करारदाद मंजूर कर ली गई और ये कांग्रेस ने की थी। इसके बाद फिर ताजे बरतानिया के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका था। भारत छोड़ दो तहरीक ने हिंदुस्तान के लोगों को ताजे बरतानिया के खिलाफ खड़ा कर दिया था और वो सब मुत्तहिद हो रहे थे। गांधी जी ने 21 दिन तक भूख हड़ताल भी की। हिंदुस्तानी ये समझ चुके थे कि दूसरी जंग अजीम यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद बरतानिया की ताकत और मामलात बदल जाएंगे और हम उससे पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, जिसमें गांधी जी दिखाए जा रहे हैं और नेहरू जी दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो वुमेन पॉलिटिकल वर्कर्स थी वो दिखाई गई हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को डू और डाई का मसला बनाया गया था। जगह जगह पर रैलियां, और आपको पता है कि जो कांग्रेस है वो ग्रास रूट लेवल तक बहुत ही ज़्यादा इन थी। जैसे मैं कहता हूँ कि थड़े की सियासत, गली मोहल्ले की सियासत, जो रोड की सियासत, गली की सियासत, उसमें कांग्रेस का कोई सानी नहीं था। और जब से कायद आज़म मुस्लिम लीग को यानी कि जब उन्होंने संभाला था तो कायद आज़म ने भी मुस्लिम लीग को गली मोहल्ले की जमात बनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो बाद में कामयाब भी हुए थे। नहीं तो उससे पहले कांग्रेस का कोई सानी नहीं था। और जहाँ तक गांधी जी की बात है तो उनकी पर्सनैलिटी क्रिस्मेटिक थी और जिना से वो थोड़ा कम ही रहते थे, यानी कि जिना उनके ऊपर डोमिनेट कर जाते थे। लेकिन जहाँ तक बात थी गांधी जी के करैक्टर की, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे और वो नॉन वायलेंट रहने की अपनी इंतहा की कोशिश करते थे। एक दो मर्तबा तो जब हिंदुस्तानियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया और पुलिस चौकी जला डाली, तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी थी ताकि इस तहरीक को रोका जा सके और जो वायलेंस है उसको ख़त्म किया जा सके। तो जहाँ तक बात है पर्सनैलिटी की, तो हर एक अपना अपना करैक्टर रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें CR फार्मूला पर, दूसरी जंग अजीम हिंदुस्तान की सियासत और सब कुछ अजीब सा लग रहा था और कांग्रेस के मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुकात अच्छे ना थे। और हम आपको ये सब पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं कि तकसीम बंगाल, कानपुर मस्जिद का सानिया, हिंदू मुस्लिम फसादात, उर्दू हिंदी तनाज़ा, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो कि हाल ही में आपको पढ़ाया है, और तहरीक खिलाफत पर गांधी जी का यू टर्न।
फिर नेहरू रिपोर्ट, हर चीज़ ने हमेशा के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जुदा कर दिया था, और ये सब आपको पिछले लेक्चर्स में दिखाया जा चुका है, तो आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उस वक्त कांग्रेस को मुस्लिम लीग की याद सताने लगी, क्योंकि अगर उस वक्त, जो कि बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी, सेंसिटिव मोमेंट्स थे कि ताज बरतानिया कमज़ोर हो चुका था और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रेंथ थी वो भी कमज़ोर हो रही थी, तो अगर उस वक्त मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिल जाए तो दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। तो किस्सा मुख्तसर, अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में इकट्ठे हो जाएं तो ताज बरतानिया को आराम से हिंदुस्तान से निकाला जा सकता था। तो राजा गोपाल लाचारी साहब ने एक मंसूबा तैयार किया, यानी कि प्लान बनाया, फार्मूला बनाया, जिसको CR फार्मूला कहते हैं, और इसके अलावा इसको राजा जी फार्मूला भी कहते हैं। ये पहला मौका था कि सियासी हरबे के तौर पर, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर, पाकिस्तान को कांग्रेस ने मान लिया, और बदले में दोनों सबसे बड़ी जमातें हैं वो मिलकर हिंदुस्तान से ताज बरतानिया को बाहर निकाल देंगी। यहाँ पर आपको वो शख्स दिखाए गए हैं, यानी कि राजा गोपाल लाचारी साहब दिखाए गए हैं, जिन्होंने CR फार्मूला दिया था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के पॉलिटिकल वर्कर थे। दूसरी तरफ प्रपोजल्स की बात की जाए कि उन्होंने क्या क्या प्रपोजल दिए थे मुस्लिम लीग को। नंबर 1, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ताज बरतानिया के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। नंबर 2, दोनों जमातें मिलकर सूबाई हुकूमतें बनाकर सेंटर यानी वफाक में जाएंगी। नंबर 3, जंग के खात्मे के बाद एक कमीशन यानी कमेटी बनाई जाएगी जो कि तकसीम के मामलात देखेगी और गैर वाजिया हिस्सों में वोटिंग के जरिए मामलात देखे जाएंगे। नंबर 4, तकसीम के नतीजा पर एक दो तरफा मुआहिदा होगा, यानी कि जॉइंट एग्रीमेंट, जो कि दिफा यानी डिफेंस, मवासलात यानी कम्युनिकेशन और कॉमर्स को देखेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। नंबर 5, ऊपर की तमाम बातें तब ही मानी जाएंगी या लागू की जाएंगी जब ताज बरतानिया इक़्तिदार यानी कि हुकूमत हिंदुस्तान को दे देगा। खैर, माजी के वाक़यात से तो कांग्रेस पर एतबार ना करना ही बेहतर था। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो CR फार्मूला के रिएक्शन पर जिना गांधी टॉक्स हुई थी, जो कि भी आपको पढ़ाई जाएंगी, और वो एक फेलियर था जिस पर जिना के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। नंबर 1, वो ये कहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर ले, मान ले, जो कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी टू नेशन थ्योरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये दो कौमें सालों से इकट्ठी रहती आई हैं और इकट्ठी रहती रहेंगी। तो कायदे आज़म ये कहते थे नहीं, दोनों के हीरोज मुख्तलिफ हैं, दोनों की दास्तानें मुख्तलिफ हैं, एक का हीरो दूसरे का दुश्मन है, एक का भगवान दूसरे की खुराक है, दोनों की इबादत गाहें मुख्तलिफ हैं, इबादत करने का तरीका मुख्तलिफ है, दोनों का खुदा मुख्तलिफ है। तुम भगवानों को मानते हो, हम आप सल्लम को मानते हैं, तुम मुख्तलिफ भगवानों से मांगते हो, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। तो एक तरफ तौहीद है और दूसरी तरफ इतने ज़्यादा भगवान हैं, तो ये दोनों कौमें आपस में इकट्ठी नहीं रह सकती, एक ना एक दिन ये दोनों एक दूसरे को काट डालेंगी। तो कांग्रेस कहती थी ऐसा कोई मामला नहीं है, हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानेंगे। तो जिन्ना ने कहा ठीक है, फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा ये कहा गया कि जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरिया में है, वहाँ पर जो वोटिंग का इख्तियार है वो सिर्फ मुसलमानों को होना चाहिए कि वो कौन सा काम करना चाहते हैं। और इसके अलावा ये है कि हम सेंटर को, वफाक को हिंदुस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अपनी अलहदा हुकूमत होगी, अपना वफाक होगा, अपना सेंटर होगा, अपनी फेडरल गवर्नमेंट होगी, और इंडिया अपने फेडरल मामलात खुद देखे। ऐसा नहीं होगा कि दो अलहदा मुल्क हैं जिनके दो मुख्तलिफ वज़ीर आज़म है और सदर एक है, नहीं। फिर तो वही होना था जो आज कश्मीर के साथ हुआ है कि उन्होंने उसको इंडिया का हिस्सा बना लिया, तो यही पाकिस्तान के साथ आज हो जाना था। तो इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। सिख भी अपने आप को देख रहे थे और वो आबादी का एक छोटा सा हिस्सा थे, और वो भी देख रहे थे कि मामलात को किस तरह से देखा जाए। इसके अलावा VD सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हिंदू महासभा
کے ممبر تھے، اور سرینیواس شاستری جو کہ جو کہ نیشنل لبرل فیڈریشن کے ممبر تھے، وہ بھی سی آر فارمولا کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے، INC مینز انڈین نیشنل کانگریس، جس نے یہ پارٹیشن کی بات کی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے پاکستان ہے، لیکن وہ ایک یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو ایسے لے لیں جیسے کہ آج کا کینیڈا ہے، اس کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن وہ تاج برطانیہ کے ماتحت ہوتا ہے، اور اپنے تمام معاملات میں وہ آزاد ہے، لیکن وہ تاج برطانیہ سے وفادار ہے۔ تو وہ ایسا ہی چاہتے تھے کہ پاکستان ہو جائے، ہندوستان ہو جائے، لیکن ان کا وفاق ایک ہو، کچھ اس طرح کا سسٹم کیا جائے، جو کہ بات نہیں بنی، چونکہ قائد اعظم ایک کمپلیٹ فری اسٹیٹ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر جناح گاندھی ٹاکس پہ بات کی جائے تو آپ کو بیک گراؤنڈ سارا سمجھ میں آ چکا ہے کہ دوسری جنگ عظیم، پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ، اور اس کے بعد CR فارمولا، اور CR فارمولا کے اوپر جناح گاندھی ٹاکس۔ تو 17 جولائی 1944 کو گاندھی نے ایک خط لکھا قائد اعظم کو، جس میں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ سے پرمیشن لیں گے میٹنگ کے لیے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جناح گاندھی ٹاکس شروع ہوئی ممبئی میں، جو کہ 19 ستمبر 1944 کو ہوئی، اور آخری جو ملاقات تھی وہ 24 ستمبر 1944 کو ہوئی، جس کے درمیان دونوں نے ڈائریکٹلی بات چیت کی، جس میں گاندھی اور جناح کے درمیان ٹاکس ہوئی، ڈیبیٹس ہوئی، جس میں ایک دوسرے کو انہوں نے اپنے اپنے پوائنٹس دیے، کاؤنٹر نیریٹو دیا، ایک دوسرے کے تھیسس کا اینٹی تھیسس دیا، اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، اور گاندھی جی نے پوری کوشش کی کہ انڈیا کو ایک ہی یونٹ میں رکھا جائے، اور قائد اعظم کی پوری کوشش رہی کہ پاکستان کو بنایا جائے۔ تو اسی طرح یہ بات چیت آگے نہیں چل سکی۔ اس کے علاوہ اگر قائد اعظم کی بات کی جائے تو ان کا ایک ہی موقف تھا کہ دیکھو، ٹو نیشن تھیوری پر ہم بات کرتے ہیں، آپ اردو ہندی تنازع لے لیں، تقسیم بنگال لے لیں، تحریک خلافت میں اپنا یوٹرن دیکھ لیں، آپ کانگریس منسٹریز میں جو بھی حال ہی میں آپ نے جہاں سے ریزائن دیا وہاں دیکھ لیں کہ آپ نے بندے ماترم ہم پر لاگو کر دیا، آپ نے ودیا اسکیم ہم پر لاگو کر دی، اور اس طرح تو معاملات نہیں چلتے۔ کل کو اگر آپ پاکستان کو ایک ہی یونٹ میں رکھتے ہو، یعنی کہ ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے جو کہ اپنے معاملات میں آزاد ہے، لیکن اس کا وفاق ایک ہے، تو کل کو وفاق میں ہندوؤں کی میجورٹی ہوگی، تو وہاں پر آپ قانون سازی کر کے ایسا قانون بنا لو گے جس سے کل کو پاکستان پھر دوبارہ انڈیا کا حصہ بن جائے گا، جیسا بھی حال ہی میں یہ نریندر مودی نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے۔ تو ہم ایسا نہیں چاہیں گے، ہمارے لیے پاکستان زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ہم ٹو نیشن تھیوری کے اوپر کام کرتے رہیں گے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ وطن لے سکیں اور ایک علیحدہ وطن کے اوپر کام کر سکیں۔ تو یہاں پر آپ کو جناح گاندھی کی مختلف میموریز دکھائی جا رہی ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی شخصیت تھی، دونوں اپنے اپنے لیول کے منجے ہوئے پولیٹیشینز تھے، اور گاندھی جی ایک الگ قسم کے سیاستدان تھے، اور جو جناح ہے وہ ٹوٹلی الگ قسم کے سیاستدان تھے، دونوں 180 پہ تھے، اور دونوں ہی کمال کے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہندو میجورٹی ہوتے ہوئے بھی، ہندوؤں کی اکثریت ہوتے ہوئے بھی جناح نے کمال کر کے دکھا دیا اور پاکستان حاصل کر لیا تھا۔ تو یہاں پر آپ کو گاندھی جی دکھائے جا رہے ہیں جو کہ اپنا ایک ایسا امیج بنا چکے تھے جن کی وجہ سے ہندو قوم کے اندر ان کو مہاتما کہا جاتا تھا، یعنی کہ ایک اعلیٰ قسم کی روح، یعنی کہ وہ ایک ہائی اسپریچول انسان کے طور پر دنیا کے سامنے تھے، جو کہ نان وائلنٹ تھے، جو کہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا بایاں گال آگے کر دو، اور اس طرح سے جو سامنے والا ہے اس کا پرتشدد رویے میں کمی آئے گی، اور وہ تمہارے ساتھ تمہارے جیسا ہو جائے گا، اور اگر آنکھ کے بدلے آنکھ ہر کوئی لینا شروع کر دے، یا ہاتھ کے بدلے ہاتھ، تو ساری دنیا اپاہج ہو جائے گی یا اندھی ہو جائے گی۔
یا ایک آنکھ سے محروم ہو جائے گی. تو یہ ان کے خیالات تھے اور وہ پبلک کو اپنے ساتھ انگیج کرتے تھے. گراس روٹ لیول پر جا کر لوگوں کی مشکلات سنتے تھے. مشکلات سننے سے بھی لوگوں کا آدھا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہندو میجورٹی میں جو تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے. لیکن ایٹ دی اینڈ ان کو آر ایس ایس کے ہی کسی بندے نے مار دیا کہ انہوں نے کس طرح بھارت کے ٹکڑے کر دیے اور کس طرح پاکستان بننے دیا. وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے جو آپ کو آگے پڑھائی جائے گی. دوسری طرف ہمارے سامنے جناح موجود تھے جو کہ کرسمیٹک پرسنالٹی تھے, مین آف آنر تھے, مین آف پریسٹیج تھے, جن کی ایک ہائی ریپوٹیشن تھی اور جو کہ جن کے جو ورڈز تھے باقاعدہ کوٹیشن کے طور پر استعمال ہوتے تھے, اور جن کی اگر پرسنالٹی دیکھی جائے تو وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو تھی, ہینڈسم تھے, اور وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ اکارڈنگ ٹو لا کرتے تھے اور اس کو کوئی دوسرا چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو اپنی انہی ٹیکنیکس کی بنیاد پر انہوں نے تاج برطانیہ کے قانون کو اسی طرح اپنے دماغ سے استعمال کیا کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے اسی ٹیکنیک سے پاکستان حاصل کر لیا. اور ان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے اور مسلم لیگ کی کمان سنبھالنے سے پہلے مسلم لیگ کوئی اتنی مضبوط جماعت نہیں تھی. وہ گراس روٹ لیول تک تھڑے کی سیاست, گلی محلے کی سیاست میں اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی, لیکن انہوں نے آ کر اس کو ایکٹیو کیا. اگر کہا جائے کہ اکیلے قائد اعظم ہی تھے جو کہ گراس روٹ لیول تک ایکٹیو ہو رہے تھے, تو یہ بھی کچھ زیادہ غلط بات نہیں ہے. اور کانگریس جو ہے وہ تو تھی گلی محلے کی جماعت, لیکن مسلم لیگ کو عوامی جماعت قائد اعظم نے بنایا تھا. تو یہ آج کا لیکچر تھا. چینل پر آنے کے لیے, ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ کا کوئی لیکچر مس ہو گیا ہے تو وہ آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اور وہ لوگ جو کہ ہمیشہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.